हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एफजेड यूपीएससी में। तो फ्रेंड, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हुमायूं ने अपने प्रमुख युद्ध लड़े, जैसे दोरिया का युद्ध हो गया, कलिंजर का युद्ध हो गया, मच्छीवाड़ा का युद्ध हो गया, सरहिंद का युद्ध हो गया। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से उनके अंतिम दिन और उनकी मृत्यु हुई। किस तरीके से लैनपुल ने उनके बारे में लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही वो अपनी उनकी जान चली गई, क्योंकि उन्होंने 1533 में एक हुमायूं ने बिल्डिंग बनाई थी जिसका नाम था दीने पना। उससे ही उसकी सीढ़ियों से क्या हुआ, हुमायूं की जान गई, मतलब उसकी सीढ़ियों से गिर के उनकी जान चली गई। इस वजह से लैनपुल ने स्टेटमेंट देखा है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सेकंड जो अफ़गान शासन इंडिया में हुआ वो सूर से शुरू हुआ, वो शेरशाह सूरी से शुरू हुआ। तो वो कब से कब तक शुरू हुआ, तो सूर्यवंश शुरू हुआ 1540 से 1555 के बीच में। हमें इस वंश के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इस वंश के बारे में पढ़ना है कि शेरशाह सूरी कौन थे और उन्होंने किस तरीके से भारत में शासन किया। और शेरशाह सूरी के हमें कुछ प्रमुख विजय पढ़नी है, सिर्फ इसको हम आज और कल में पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सूर्यवंश की बात करें तो ये 1540 से 1555 ईस्वी में रहा। बेलग्राम का युद्ध जो था वो हुमायूं के भाग्य का अंत कर दिया उसने पूरी तरीके से। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप, मतलब इसका रिजल्ट जो हुआ, वो भारत में मुगलों की सत्ता पूरी तरीके से समाप्त हो गई तथा जो द्वितीय अफगान राज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसका संस्थापक शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी जो जिसका जन्म 1540 से 45 तक वो उसने इंडिया में रहा, जिसका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था नरनौल में। उसका मूल नाम फरीद था, उसके पिता का नाम हसन खां था और उपाधि उसने शेर खां की ली, हजरत आला व सुल्तान अदल की ली। उसका राज्याभिषेक हुआ 10 जून 1540 ईस्वी में आगरा में। प्रारंभिक जीवन जो था शेरशाह सूरी का, शेर खां के नाम के अगर बात करें तो उसका बचपन का नाम तो फरीद था। उनका जन्म 1486 में डॉक्टर कानूनगो के अनुसार में नरनौल में हुआ। उस समय दिल्ली का शासक बहलोल लोदी था। शेरशाह इब्राहिम खां सूर का प्रपोत था, हसन खां का पुत्र था। इब्राहिम के पूर्वज मूलतः अफगानिस्तान के निवासी थे। जब सुल्तान बहलोल लोदी ने अफगानों को भारत में आने का नियंत्रण दिया था, तो उसी समय इब्राहिम खां ने अपने पुत्र हसन खां के साथ जीविका की खोज में भारत आ गया। पंजाब के बजवाड़ा नामक स्थान पर अपना निवास बनाया। यहीं पर इब्राहिम जो था उसके पुत्र हसन खां को हिसार फिरोजा के जागीरदार जमाल खां सार खगानी के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ समय पश्चात जब सिकंदर लोदी के समय 1489 से 1517 के बीच में जमाल खां को जौनपुर की सूबेदारी प्राप्त हुई, जो वह हसन खां के कार्यों से प्रसन्न होकर उसे भी अपने साथ ले आया तथा उसके सहसराम, ख्वासपुर एवं टोंडा परगने की जागीर सौंप दी। पगना बेसिकली क्या होता है, वो होता है डिस्ट्रिक्ट एक। तो फरीद अपने पिता के साथ, मतलब शेरशाह अपने पिता के साथ सहराम चला गया। हसन खां की 4 पत्नियां और 8 पुत्र थे। फरीद व निजाम पहली पत्नी से तथा सुलेमान व अहमद उसकी चौथी पत्नी से थे। मतलब फरीद और निजाम, फरीद का एक भाई निजाम भी था। हसन खां अपनी चौथी पत्नी से व उससे उत्पन्न संतानों से अधिक लगाव रखता था। इस कारण फरीद शेर खां को प्रारंभिक जीवन बहुत दुखाई रहा, उसका जो जीवन रहा दुखदायी रहा। कुछ समय पश्चात फरीद अपने विमाता एवं पिता के पक्षपातपूर्ण व्यापार से असंतुष्ट होकर जौनपुर चला आया। उन दिनों जौनपुर शिक्षा एक संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहीं पर रहकर उसने अपनी शिक्षा पूरी की तथा अरबी एवं फारसी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसने गुलिस्ता, बोस्ता व सिकंदर नामा जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का गहन अध्ययन किया, मतलब उसने रीडिंग की इन महत्वपूर्ण ग्रंथों की। अपनी कुशाग्र बुद्धि व एवं प्रतिभा के कारण वह अपने पिता के आश्रयदाता जमाल खां का विश्वास पात्र बन गया। एक बार जब हसन खां जमाल खां से मिलने जौनपुर गया तो उसे फरीद खां की योग्यता का ज्ञान हुआ। इसी समय जमाल खां ने पिता एवं पुत्र के माध्यम समझौता कराया, अतः फरीद अपने पिता के साथ सहसराम चला गया। अब सहसराम में उसकी जागीरदारी के रूप में उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पिता के साथ सहसराम आने के बाद ही फरीद को, ये फरीद या शेरशाह को सहसराम और ख्वासपुर जिला शाहाबाद की जागीर प्रदान की गई। 1447 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक निरंतर 21 वर्ष फरीद ने अपने पिता के जागीर की देखभाल की। इस दौरान उसने
शासन प्रबंध को व्यवस्थित किया। फलस्वरूप उसे फिर प्रशासनिक शिक्षा का अनुभव प्राप्त था। वह कृषकों, जमींदारों व मुकदमों से सीधा संपर्क स्थापित किया। अब इब्राहिम लोदी के दरबार में उसका क्या कंडीशन थी उसकी, तो 1518 ईस्वी में सहस्राम छोड़ने के बाद फरीद आगरा पहुंचा तथा दौलत खां की सेवा ग्रहण की। शीघ्र ही वह उसका कृपा पात्र बन गया। फरीद ने दौलत खां के माध्यम से अपने पिता की जागीर प्राप्त करना चाहा तथा इस संबंध में इब्राहिम लोदी ने सहायता के लिए प्रार्थना की। अब बहार खां और फरीद खां के बारे में। बहार खां की सेवा ग्रहण करने के बाद फरीद को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिला। अपनी बुद्धिमत्ता एवं दूरदर्शिता से शीघ्र ही वह बहार खां पर प्रभाव स्थापित कर लिया। एक दिन शिकार खेलते समय फरीद खां ने एक शेर मारा। इसी प्रतिभा से प्रसन्न होकर बहार खां ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शेर खां की उपाधि फरीद को किसने दी थी। तो एक दिन वो शिकार कर रहा था और उसने एक शेर मारा, जिससे प्रसन्न होकर बहार खां ने उसे क्या कर दी, शेर खां की उपाधि प्रदान कर दी तथा अपने पुत्र जलालुद्दीन का संरक्षण एवं शिक्षक नियुक्त किया। शेर खां फरीद के बढ़ते इस प्रभाव के कारण लोहनी सरदार इससे ईर्ष्या करने लगे तथा उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। इसी बीच कुछ समय के लिए शेर खां अपने जागीर लौट गया। उसकी अनुपस्थिति में प्रतिद्वंद्वियों ने उसके विरुद्ध बहार खां को भड़काने लगे। इसी समय पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में लोधी वंश के पतन के पश्चात मुगलों ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। जो पहला पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, उसके बाद क्या हो गया, जो लोधी वंश था उसका पतन देखने को मिला, उसका डिक्लाइन देखने को मिला। फिर दिल्ली और आगरा पर मुगलों का शासन हो गया। बहार खां ने मोहम्मद शाह की उपाधि धारण कर अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया तथा दक्षिणी बिहार में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अब शेर खां और बाबर अपनी जागीर पर पूर्ण अधिकार कर शेर खां जुनैद बल्लास के साथ आगरा पहुंचा तथा बाबर की सेवा में चला गया। मुगलों की सेवा में रहकर उसे सैनिक व्यवस्था, सरदारों के चरित्र तथा शासन व्यवस्था का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। 1528 में वह चंदेरी के युद्ध में मुगल की ओर से लड़ा था। मतलब जिसने जो हुमायूं को पूरी तरीके से हरा दिया था वो ही मुगलों के साथ लड़ा था। चंदेरी के युद्ध में वो मुगलों के साथ लड़ा था। उसी समय उसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से निकाल दूंगा। बाबर उसकी बुद्धिमानता और प्रतिभा से आशंकित रहता था। उसने अपने मंत्रियों को उस पर नजर रखने के लिए सलाह दी थी। अब शेर खां बिहार में गया तो बिहार में उसका क्या कंडीशन रही, तो शेर खां को इस बात का आभास हो गया था कि वह मुगलों के साथ अधिक दिनों तक नहीं रह सकता। अतः अवसर पाते ही वह वहां से भाग निकला तथा पूर्ण मोहम्मद शाह की सेवा में चला गया। इसी बीच 1528 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। उसकी विधवा पत्नी दूदू बीवी ने शेर खां को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक और शासन का प्रधान नियुक्त किया, क्योंकि जलाल खां अवशेष था, मतलब वो कैपेबल नहीं था राजा के लिए। इस प्रकार शेर खां को अपनी प्रतिभा दर्शाने का पूर्ण अवसर मिल गया। उसने अपनी शक्ति का विस्तार किया तथा प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया। अब शेर शाह का किससे संघर्ष हुआ, हुमायूं से संघर्ष। तो 1531 जब तक बाबर जीवित रहा शेर खां कभी मुगलों से खुला संघर्ष करने का साहस नहीं कर पाया, किंतु इस दौरान वह अपनी शक्ति को संगठित कर रहा था, अपनी शक्ति को सेंट्रलाइज कर रहा था। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बना। शेर शाह ने हुमायूं के विरुद्ध संघर्ष करने का निश्चय किया। यद्यपि प्रारंभिक दौर में उसे हुमायूं के विरुद्ध सफलता नहीं मिली, किंतु बाद में वह कई युद्धों जिससे विस्तृत विवरण पिछले अध्ययन में हमने करा था, पिछले चैप्टर में जिसे हमने समझा था, में हुमायूं को परास्त कर उसे एक निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए विवश किया तथा भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। अब शेर शाह भारत का शासक। तो कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर शाह का दिल्ली की ओर आगरा पर अधिकार हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 जून 1540 ईस्वी को वह आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाएगा। तो 10 जून 1540 में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया और वो 1555 तक ही रहेगा सिर्फ, तथा भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। शासक बनने के पश्चात शेर शाह के समक्ष कई समस्याएं थीं। इनमें प्रमुख थी मुगलों का पूर्ण प्रवेश। इसके अतिरिक्त उसे उन सभी प्रदेशों को भी जीतना था जो इससे पूर्व मुगलों अथवा लोधियों के अधिपत्य में थे, मतलब सब्जेक्शन में थे लोधियों और मुगलों के। एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसे अन्य प्रदेशों को भी विजित करना था। पंजाब तथा गोखर विजय। तो शेर शाह ने सर्वप्रथम पंजाब की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया।
जो उस समय कामरान के अधिकार में था। कामरान कौन था? हुमायूं का भाई था। उसने सफलतापूर्वक पंजाब पर अधिकार कर लिया। हुमायूं के पलायन के बाद भी सीमांत प्रदेशों से मुगलों के आक्रमण का खतरा टल गया, और खतरा भी था। इस उद्देश्य से शेर खां बोलन दर्रे और पेशावर से आने वाले मुगलों को सुरक्षित रखना चाहता था। सबसे पहले उसने प्रमुख बलूची सरदारों इस्लाम खां, फतेह खां व गाजी खां को अपने पक्ष में लिया। इससे उसे कुछ सुरक्षा प्राप्त हो गई। मतलब वो क्या कर रहा है, सबसे पहले जो सब्जेक्शन में थे हुमायूं के, छोटे छोटे जो राज्य थे जिन्होंने स्वतंत्रता अपनी घोषणा कर दी थी, उन सरदारों को अपनी तरफ सबसे पहले कर रहा है, फिर वो हुमायूं पर हमला करेगा। अब उसने गोखरों को समाप्त करने का निश्चय किया। गोखर जो थे मुगलों के प्रति वफादार थे तथा इनका प्रदेश झेलम व सिंध नदी के उत्तर में था। शेरशाह ने गोखर प्रदेश का आक्रमण कर उसे विजित कर लिया तथा अनेक गोखरों को कैद कर लिया, किंतु गोखरों का पूरी तरह सफाया नहीं हो सका। कुछ शेष बचे गोखर सरदार अभी भी शेरशाह का विरोध करते रहे और एक लंबे समय तक यह विद्रोह चला। पश्चिम उत्तर सीमा की रक्षा के लिए उसने रोहतासगढ़ नामक एक विशाल दुर्ग का निर्माण कराया। दुर्ग की रक्षा के लिए उसने हैबत खां नियाजी तथा ख्वाज खां के नेतृत्व में 50,000 अफगान सैनिकों की नियुक्ति की। अब उसने बंगाल में विद्रोह किया 1541 ईस्वी में। जिस समय शेरशाह गोखरों के विरुद्ध व्यस्त था, उसी समय उसे बंगाल में विद्रोह की सूचना मिली। यह विद्रोह वहाँ का सूबेदार खिलजी खां ने किया था। उसने बंगाल के अंतिम सुल्तान महमूद शाह की पुत्री से विवाह कर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अतः शेरशाह ने खिलजी के दमन के लिए 1541 ईस्वी में बंगाल के लिए प्रस्थान किया। वह बंगाल की राजधानी गोंड पहुंचा तथा खिलजी खां को अपदस्थ कर गिरफ्तार कर लिया। बंगाल में विद्रोह की पूर्ण आशंकाओं को समाप्त करने के लिए शेरशाह ने यहाँ पर एक नई प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की। उसने बंगाल को 19 सरकारों जिलों में बांट दिया। अब सरकार क्या होते हैं? जिले होते हैं। तो जिलों में विभाजित किया तथा प्रत्येक को एक छोटी सेना के साथ सिकदारों के नियंत्रण में दे दिया। सिकदारों की देखभाल के लिए एक सैनिक अधिकारी अमीरान ए बांग्ला अथवा अमीर बंगाल को नियुक्त किया। सर्वप्रथम यह पद काजी फजीलत नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया। सुल्तान के प्रतिनिधि के रूप में बंगाल के पूर्व प्रशासन पर उनकी निगरानी रहती थी। बंगाल में शांति व्यवस्था स्थापित कर शेरशाह 1542 ईस्वी में आगरा लौट गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? शेरशाह के जो प्रमुख युद्ध हुए हैं, जैसे मालवा का युद्ध वो लड़ेगा, रायसीन की विजय वो करेगा, सिंध और मुल्तान विजय वो करेगा, भारवाड़ एवं चित्तौड़गढ़ वो विजय करेगा, कलिंजर विजय करेगा। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कल हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से सूर्यवंश को के पीरियड को पूरी तरीके से पूरा कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, ताकि वो इस बोरिंग सब्जेक्ट हिस्ट्री जैसे को भी क्या कर सकें, पूरी तरीके से पूरा कर सकें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।